गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 16 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा आरबीआई ने। तो अभी आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी योजना को शुरू किया है। अब इस योजना का मकसद क्या है? तो जो रिटेलर्स यानी कि जो खुदरा निवेशक हैं, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एक ही स्थान पर निवेश की सुविधा उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य है। अब मैंने बोला गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये क्या होती है? तो इसको ऐसे समझो, जैसे गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट से पैसा उठाती है। अब जब आप गवर्नमेंट को पैसा दोगे तो सिक्योरिटी के तौर पे कुछ तो रखोगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तौर पे कागज आपको देती है जिसमें लिखा होता है कि कितना पैसा उसने लिया, कितने ब्याज पे लिया और कितने महीनों के लिए लिया। तो अगर वो पैसा, अगर वो लोन 1 साल से कम के लिए लिया जाता है तो इस तरह की सिक्योरिटी को ट्रेजरी बिल कहते हैं। और 1 साल से ज्यादा के लिए लिया जाता है तो उसे सरकारी बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी कहा जाता है। याद रखना, जो केंद्र सरकार होती है वो ट्रेजरी बिल और डेट सिक्योरिटीज ये दोनों जारी कर सकती है, लेकिन जो राज्य सरकारें होती है वो सिर्फ डेट सिक्योरिटीज ही जारी कर सकती है। बाकी आरबीआई से भी आपको याद होगा, हमने कल ही पढ़ा था, आरबीआई ने बताइए अभी किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बैड बैंक का पहला मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया था। बताओ किसे बनाया? पद्म कुमार माधवन को। अब बात आरबीआई की है तो इसके बारे में जान लो। देखो, आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। और इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है पूछा जाएगा तो यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और इसका हेडक्वार्टर अभी आपको मिलेगा मुंबई में। वैसे वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के हैं। लेकिन पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि है ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर का नाम है सीडी देशमुख। आरबीआई के लोगों में आपको कौन सा पेड़ मिल जाएगा? पाम ट्री, ताड़ का पेड़ मिल जाएगा। और ये जो जानवर है ये रॉयल बंगाल टाइगर है। 4 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर आपको मिलेंगे। कौन कौन से? एम.के. जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और एम. राजेश्वर राव। और एक और कौन है जो कि बीपी कानूनगो की जगह आए हैं? उनका नाम है टी रविशंकर। और अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक कौन बने थे? जॉस जे कटूर। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 जुलाई को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को ये वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के रूप में मनाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रही? युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। अब ध्यान से सुनना, देखो ये तो हो गया विश्व युवा कौशल दिवस। एक अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है, इंटरनेशनल यूथ डे। वो कब मनाया जाता है? वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को यानी कि 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए। तो 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे और नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया। और जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे 11 जुलाई को होता है, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया। और अभी विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया था? 12 जुलाई को। और अभी 15 जुलाई को मनाया विश्व युवा कौशल दिवस। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे ओलंपिक लॉरेट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा मोहम्मद यूनुस को। तो बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है ये मोहम्मद यूनुस। और इनको टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और याद रखना, इन्हें दूसरी बार ये सम्मान मिलेगा। तो उन्हें विकास के लिए, खेल में उनके व्यापक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार है ये 5 साल पहले यानी कि सन 2016 में खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था। तो इस बार मिलेगा किसको? मोहम्मद यूनुस को। ये नाम याद रखना। बाकी रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 जीता था। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने अभी। और नुकलू फॉर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, व्हीटली पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता, जिसको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले, ये नागालैंड से है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो ये नाम भी याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में लद्दाख ने किस वर्ष तक ऑर्गेनिक बनने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है? तो आंसर होगा 2025।
तो लद्दाख ने 2025 तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए उसने देश के पहले ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के साथ समझौता किया है। याद रखना, देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है ये सिक्किम। लेकिन मान लो अगर एग्जाम में आपसे उल्टा पूछ लिया जाए दुनिया का पहला ऑर्गेनिक देश कौन सा है, तो आंसर होगा भूटान। और किस भारतीय राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन है, तो सिक्किम में ही है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी उत्तर प्रदेश नई जनसंख्या नीति लेकर के आया है जिसका लक्ष्य रखा है उसने 2030 तक जन्म दर को 1.9% लाना। वैसे भी चाइना ने भी 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू कर दिया है। और आप जानते हो पॉपुलेशन डे हम कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, 2025 से और क्या याद आता है आपको कि टीबी खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2025 ही है और मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। अब बात यहाँ पे लद्दाख की है, तो ये रहा मैप पे लद्दाख। देखो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है जो वर्तमान में भी है, राधाकृष्ण माथुर। यहाँ पे आपको 2 जिले मिलेंगे, एक तो कारगिल और एक लेह। जो लेह है वो इसकी समर कैपिटल है और कारगिल इसकी विंटर कैपिटल है। अभी आपको याद होगा लद्दाख में ही देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ जिसको शुरू किया एनटीपीसी ने। और अभी जो लद्दाख है वो पूरी तरह से ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है, खुले में शौच मुक्त हो चुका है। और देखो लद्दाख में ही आपको भारत का सबसे ऊंचा या फिर यूं कह दूं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क मिलेगा, हेमिस नेशनल पार्क। और भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। और ये जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। वैसे स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है, हिमाचल प्रदेश का है। प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि लद्दाख ने 2025 तक अपने आप को पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी तरह से आपको याद होगा हमने पढ़ा था लद्दाख ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन देने का लक्ष्य भी रखा है। आपको याद होगा इसी साल जनवरी में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया था लद्दाख में ही। और पहली बार ही आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल आयोजित हुए थे लेह लद्दाख में। और खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट ये भी लद्दाख में हुआ था, लद्दाख के कारगिल में। अच्छा बताइए, भारत की 42वीं रामसर साइट कौन सी बनी थी, तसोकर झील बनी थी जो कि लद्दाख की है। और अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने थे, पंकज मित्तल बने थे। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस नाम से टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग लॉन्च किया गया, तो आंसर होगा हिंदुस्तानी वे। तो अभी गायिका अनन्या बिरला ने AR रहमान के साथ मिलकर के टोक्यो ओलंपिक के लिए तैयार भारतीय खिलाड़ियों के लिए हिंदुस्तानी वे नाम से एक चीयर सॉन्ग को लॉन्च किया है। अभी टोक्यो ओलंपिक गेम्स ये शुरू हो रहे हैं अभी 23 जुलाई को, जो चलेंगे 8 अगस्त तक। और याद रखना भारत की तरफ से 228 मेंबर का दल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जाने वाला है यहाँ पे, जिसमें से 119 खिलाड़ी होंगे। 228 में से खिलाड़ी कितने होंगे, 119 हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उनमें से भी पुरुष और महिलाओं की बात करेंगे तो 67 तो मेल हैं और महिला खिलाड़ी हैं 52। अच्छा देखिए, टोक्यो ओलंपिक से कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं। एक तो दीपक काबरा का नाम याद रखना क्योंकि ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं ये। एक पवन सिंह का नाम याद रखना, ओलंपिक में पहले भारतीय ज्यूरी के रूप में इनको चुना गया है। अशोक कुमार का नाम याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। कर्नम मालेश्वरी का आप नाम जानते ही हो, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, ये वेटलिफ्टर थी और इनका नाम अभी न्यूज में भी था। दिल्ली के खेल यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर ये बनी है। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे, 2 जने होंगे। एक तो हमारी बॉक्सर है MC मैरी कॉम और हमारे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह हैं। जबकि समापन समारोह में ध्वजवाहक रहेंगे पहलवान बजरंग पूनिया। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मरियप्पन थंगावेलु का नाम टोक्यो पैरालंपिक के लिए ध्वजवाहक चुने गए हैं ये। अच्छा एक और क्वेश्चन का जवाब दो कि ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले अभी पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या है, तो आंसर होगा लॉरेल हब्बार्ड, न्यूजीलैंड की है ये और वेटलिफ्टर है, महिला कैटेगरी में खेलेंगी इस बार। बाकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, लुज़ैन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके थॉमस बक हैं। और आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं, 23 जून को मनाते हैं, ये याद रखना। पढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा भूटान में। हमारी जो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भूटान में भीम UPI सेवाओं को शुरू कर दिया है।
अच्छा, भीम यूपीआई का फुल फॉर्म क्या हो गया? भीम मतलब हो गया भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई मतलब हो गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मतलब अब भूटान में आप डिजिटल ट्रांजेक्शन में इसका उपयोग कर सकोगे, भीम यूपीआई का। और इसे किसने बनाया है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और एनपीसीआई ने ही रुपे कार्ड को भी जारी किया था। और क्या रुपे कार्ड को भूटान में लॉन्च किया जा चुका है? हाँ, हम कर चुके हैं लॉन्च भूटान में इसे। और अब भूटान में भीम यूपीआई को लॉन्च किया गया है। और याद रखना, सिंगापुर के बाद भूटान दूसरा देश बन गया है इसे लॉन्च करने वाला। अब बात भूटान की है तो ये रहा मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। करेंसी है नगल्ट्रम और प्रधानमंत्री है लोटे त्शरिंग। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने लेमरू हाथी अभयारण्य के क्षेत्र में कटौती की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो देखो, पहले तो ये याद रखना कि ये लेमरू हाथी अभयारण्य है कहां पे? ये कोरबा छत्तीसगढ़। और अभी ये चर्चा में क्यों है? तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र का जो एरिया है वो पहले था 1995 किलोमीटर स्क्वायर, अभी उसे घटा करके 450 किलोमीटर स्क्वायर तक रखने का प्रस्ताव दिया है। इसीलिए यह अभी चर्चा में है। तो यह आपका डायरेक्ट स्टैटिक प्रश्न बन सकता है कि लेमरू हाथी रिजर्व कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अच्छा चलो बताओ, प्रोजेक्ट एलिफेंट ये कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट टाइगर ये कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। बाकी अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस हम मनाते हैं कब? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाते हैं। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? तो कर्नाटक का है, केरल का है और झारखंड का है। और आपको बता दूं, वैसे छत्तीसगढ़ में ही आपको अचान कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व और अभी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वीरनी पुरस्कार किसको दिया था? दूती चंद को दिया था। और अभी दूती चंद के ऊपर एक बुक भी हम लोगों ने पढ़ी थी, फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी, जिसको लिखा है सुंदीप मिश्रा ने। अच्छा एक काम करिए, आप मैप में देखिए छत्तीसगढ़ को। ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी छत्तीसगढ़ ने ही महतारी दुलार योजना को शुरू किया था। और अभी छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का भी उद्घाटन किया गया। और छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका भी निधन हो गया। इसके अलावा हमने पढ़ा था मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य रोजगार प्रदान करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा था। छत्तीसगढ़ ने ही कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया। और भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ में ही पढ़ाई तुहार पारा योजना को शुरू किया गया था। और इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को भी शुरू किया था। और याद रखना, भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा J.S. इफ्तिखार ने। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति है M. वेंकैया नायडू जी, उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार J.S. इफ्तिखार के द्वारा लिखी पुस्तक उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन प्राप्त की है। और इस बुक में हैदराबाद के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय से लेकर वर्तमान समय तक दक्कन की समृद्धि, साहित्य और सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा की गई है। बाकी कौशिक बसु के बारे में आपने सुना होगा। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन DC। अभी इनको एक अवार्ड भी मिला था कौशिक बसु को। कौन सा अवार्ड? हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। बाकी सैयद उस्मान अजहर मखसूसी की बात करेंगे, हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता हैं ये। अभी यूके का एक पुरस्कार मिला था इन्हें, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। बाकी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी सुपारी पालन नाम की बुक को लिखा था। और इस बुक को भी वाइस प्रेसिडेंट M. वेंकैया नायडू जी ने ही लॉन्च किया था। देखो, जब भी बुक की आती है तो 2-4 नाम मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो आप याद रखना। जैसे कि शरण कुमार लिम्बाले, अभी 30वां सरस्वती सम्मान मिला था इन्हें इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। उसी तरह से शरद पगारे का नाम याद रखना, 31वां व्यास सम्मान मिला इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। एक मोहन कृष्ण बोहरा का नाम याद रखना, 30वां बिहारी पुरस्कार मिला इन्हें उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और बताइए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे मिला? डेविड डायोब को, ये फ्रांस के हैं और इनके उपन्यास नॉवल का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक।
तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए एनटीपीसी ये कहाँ पे भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क सोलर पार्क का निर्माण करेगा? तो आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। तो भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है ये एनटीपीसी, और इसने कहा है कि ये गुजरात के खवाड़ा के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा पार्क सोलर पार्क का निर्माण करेगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4.75 गीगावाट। मेगावाट में बोलोगे तो 4750 मेगावाट। और वैसे एनटीपीसी का लक्ष्य क्या है? 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना। अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी। एनटीपीसी मतलब क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1975 में, और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री गुरदीप सिंह है। याद रखना एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। और अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि एनटीपीसी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को शुरू किया है। कहां पे? लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। चलिए आप तो ये बताइए, आपको याद होगा 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 750 मेगावाट थी, जिसका नाम था रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, इसका उद्घाटन किया था। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है। और बताइए भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री ये कहां पे स्थापित किया गया? दुर्गापुरा में, जो कि है पश्चिम बंगाल में। और भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ये कौन सी है? केवड़िया, गुजरात। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया ऑटोमेटिक कार्स को परमिशन देने वाला, तो आंसर होगा यूके। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए किस कंपनी ने भारतीय नौसेना को 10वें पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान, जिसका नाम है P-8I, की आपूर्ति की है? तो आंसर होगा बोइंग ने। तो अभी भारतीय नौसेना ने अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया है। याद रखना ये एक पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, मतलब सबमरीन के खिलाफ ये काम करेगा। तो आपदा राहत और मानवीय मिशनों के दौरान इसे तैनात किया जाएगा। अच्छा, हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। और वैसे नेवल डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। और हमारे थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और एयरफोर्स डे मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। अच्छा, ये डिसॉल्ट कंपनी आपने सुना होगा इसके बारे में, ये फ्रांस की कंपनी है और ये ही हमें राफेल बना बना के दे रही है। और भारत में राफेल को कहां से शामिल किया गया था हमारी सेना में? अंबाला एयरबेस, जो आपको मिलेगा हरियाणा में। और फ्रांस की ये एक और कंपनी है अल्टेसॉम, इसकी मदद से ही तो हमने वो 12,000 हॉर्स पावर का जो रेलवे इंजन था वो बनाया था। कहां पे बनाया था वैसे? बिहार की मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी यूनाइटेड अरब अमीरात ने इजराइल की तेल अवीव में पहला दूतावास खोल दिया है। और आपको बता दूं कि अभी तक खाड़ी के किसी भी देश का इजराइल में कोई दूतावास नहीं था। तो अब यूनाइटेड अरब अमीरात पहला खाड़ी देश बन गया है इजराइल में दूतावास खोलने वाला। दूतावास यानी कि एम्बेसी। अब बात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है, तो ये रहा मैप में यूएई। देखो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। याद रखना इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी यहीं पर मिलेगा। करेंसी दिरहम में है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब अमीरात में ही अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ने ही पहली बार किसी महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है। क्या नाम है उनका? नूरा अल मातूसी। और आपको याद होगा अभी 2021 की जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये दुबई में ही आयोजित की गई थी। और यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने थे? संजय दत्त बने। उसके अलावा शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और इस अवार्ड को ही अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, तो ये नाम भी याद रखना। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। और होप पोर्टल ये भारत के किस राज्य का है? तो ये उत्तराखंड का है। और इस साल के जो बचे हुए हमारे आईपीएल है 14वां एडिशन, वो हम कहाँ पे आयोजित करने वाले हैं? अब यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर बताइए अभी हाल ही में यूनिसेफ के प्रमुख जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाम पूछा जा रहा है यूनिसेफ के प्रमुख का नाम बताओ, तो आंसर होगा हेनरिटा एच4। तो आप जानते हो यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी ये हेनरिटा एच4, जिन्होंने अभी स्वास्थ्य मामलों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया अपने पद से। 2018 में तो ये यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी और ये यूनिसेफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी थी।
और पहली महिला से आपको याद आना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? ये नाइजीरिया से हैं और इनका नाम है एनगोजी ओकोंजो-इवेला। इनका नाम याद रखना। बाकी एंटोनियो गुतेरेस यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये तो। थॉमस बक ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं और डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं ये। यूनिसेफ मतलब होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड और इसकी स्थापना होती है 1946 में। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है और अभी तक इसकी हेड थी कौन? हेनरिएटा एच फोर। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा शेर बहादुर देउबा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस सेशन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना, हेल्प जरूर करना इसे शेयर करके अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे ग्रुप हो गया, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना मत भूलना प्लीज।